हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपिस क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है एमसीक्यू लेक्चर 5 पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके बीएड सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके यूपी टेट और सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लेके आपको डिस्कस कराए हैं वो सारे के सारे आपके बिल्कुल सिलेबस से हैं। आपके बीएड के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है ओजोन लेयर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ओजोन लेयर और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जैसे आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब कि उसकी हीट डे बाई डे बढ़ती जा रही है और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन CH4, O3 ओजोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, अब यहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा आपको कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे हीलियम जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस में है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो होता है ग्रीन हाउस के लिए वो CO2 होता है। CO2 इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर द ग्रीन हाउसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है कि नदियों में जो जल का प्रदूषण होता है उसमें जो है उसकी मात्रा कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए वो जो O2 है ना, मतलब ऑक्सीजन, इससे आप बता सकते हैं कि किसी भी नदियों में जो है पानी जो है जल है वो उसमें प्रदूषण क्या है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 27 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सी गैस है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। रीज़न ये है कि आपका एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों को ज़्यादा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 78% होता है नाइट्रोजन एंड 20 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है ऑक्सीजन का। पहले 21% ऑक्सीजन था, बट ये ऑक्सीजन की मात्रा अब कम हो गई है। जो न्यू रिपोर्ट है उसके हिसाब से 20.8% आपका ऑक्सीजन है और 1% के आसपास जो है CO2 है और बाकी सारी गैसेस जो है वेरी लिटिल अमाउंट में पाई जाती हैं। तो CO2 जो है सर्वाधिक जो है जिम्मेदार गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए पैन की बात करें तो पैन क्या होता है। एक होता है पैन कार्ड नंबर, जो आप आई थिंक सबको पता है कि आपका आयकर एक कार्ड होता है, तो वो पैन नहीं है। यहाँ पे जो पैन है वो है पायरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये एक प्रकार का जो है वायुमंडल प्रदूषण जो है प्रदूषक है। इसको गौण प्रदूषक बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये ना तो विटामिन है, ना एसिटिक डाई है, ना पादप हार्मोन है, ये गौण प्रदूषक है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब आगे देखिए, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। जो आपका ओजोन है ना वो बायोस्फीयर को बचाती है। कैसे बचाती है, तो देखिए सूरज से जो है अल्ट्रावायलेट रे आती हैं और ओजोन परत जो है उसी से हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी टेट में, ठीक है, आपका सी टेट में और साथ ही साथ यूपी PSS में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि आपके सिलेबस में ओजोन लेयर की बात की गई है। ठीक है, ओजोन लेयर की बात की गई है तो ऑब्वियस है ना कि ओजोन लेयर पाया कहाँ जाता है, ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, हिंदी में बोले ठीक है तो समतापमंडल और इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर। मैंने दोनों लेके चला है क्योंकि कभी कभी यही जो स्पेलिंग आपको लिखी गई है हिंदी में दे रखा है, दे देता है कि स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। आप देखिए ये पर्टिकुलर आपके पास जो है मैंने एक जो है फिगर यहाँ पे रखा है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा फिगर यहाँ पे रखा है। देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर है ये है थर्मोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद है मेजोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए यहाँ पे ओजोन लेयर है। ठीक है, तो ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, मतलब कि समताप मंडल में पाया जाता है। एक छोटा सा और फिगर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि हवाई जहाज़ जो हम चलाते हैं, हवाई जहाज़ जो उड़ता है वो किस जो है वायुमंडल के किस परत में होता है। तो देखो ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर ये आपका हिमालय है, लगभग 8 किलोमीटर 8,600 समथिंग कुछ जो है ऊंचाई है उसकी एवरेस्ट की, या 8800 के आसपास है। अब देखिए आगे जो है एक और छोटा सा मैंने यहाँ पे इमेज लिया हुआ है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो ट्रोपोस्फेयर है, अगर इसमें बात करें तो जो बादल गरजता है बरसता है वो सब के सब फिनोमिना यही होती हैं।
ठीक है। अगर हम रॉकेट की बात करें तो जो रॉकेट छोड़ते हैं वो मेसोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में आपका जो है ओजोन लेयर होता है। अच्छा, थर्मोस्फीयर जो होता है और उसके बाद होता है एक्सोस्फीयर। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो सैटेलाइट छोड़ते हैं वह वायुमंडल के किस लेयर में होता है। तो जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं वो जाके एक्सोस्फीयर में, मतलब अति बाह्य वायुमंडल में जाके ये इस्टेब्लिश होता है, वहाँ पे ही सेटअप किया जाता है। ठीक है। तो स्पेसशिप और ये जो सैटेलाइट ये जो है आपके एक्सोस्फीयर पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है। ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में आपके जो है बादल उधर गरजने की जो फिनोमेना होती है वो होती है। और ट्रोपोस्फीयर में ही आपका जो है एरोप्लेन वगैरह चलता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आप जो है बिल्कुल याद रखेंगे। मैंने यहाँ पे फिगर इसलिए लिया है ताकि आपको जो है थोड़ा सा क्लियर इसका इमेज मिलेगा, तो आप अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा का अगर हम कारण की बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, SO2 एंड NO2 इज द रीजन फॉर द एसिडिक रेनफॉल। ठीक है। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन दिया कह रहा है कि निम्नलिखित में से परावैंगनिक किरणों में कौन सा सर्वाधिक हानिकारक है। अब देखिए, जो परावैंगनिक किरणें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है यूवी रे ए, दूसरा होता है यूवी रे बी और तीसरा होता है यूवी रे सी। इसमें से सबसे जो हानिकारक होती है वो होती है UV3। ठीक है। UV3 इज द मोस्ट डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अच्छा, यूवी जो सी है ये जो है कृत्रिम जो है यूवी रे है। ठीक है। देखो 3 के 3 है यहाँ पे, UVA, UVB एंड UVC, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के अनुसार परावैंगनिक किरणें 3 प्रकार की होती हैं, इसमें से कौन सी कृत्रिम यूवी रे है, मतलब कि कौन सी मानव जनित है। तो देखिए, मानव जनित की बात करेगा तो आपका जो यूवी रे सी है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा, और ये मानव जनित है। बाकी ए और बी तो मतलब नेचुरल है। ठीक है। अब देखिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाने वाला है, मतलब किस इकाई में मापते हैं। तो देखो, ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रकार का जो है वायुमंडल प्रदूषण है और इसे हम डेसिबल में जो है मेजर करते हैं। जब 60 डेसिबल से 60 dB से मतलब ज़्यादा आवाज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं ये जो है वायु प्रदूषण हो रहा है, मतलब ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, सॉरी, वायु प्रदूषण नहीं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जो पत्तियों की सरसराहट होती है उसका जो है कितना डेसिबल जो है साउंड होता है। कभी कभी पूछता है कि किसी भी ऑफिस में जो फ़ैन चल रहा है, जो कूलर चल रहे हैं, उसका कितना डेसिबल होता है। तो ये सारे के सारे जो है 20 डेसिबल टू 30 डेसिबल होते हैं, इससे ज़्यादा इनका जो है साउंड नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है कि ध्वनि प्रदूषण को मापा किस इकाई में मापा जाता है, तो डेसिबल में हम नापते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से मीथेन का स्रोत क्या है। जो मीथेन गैस CH4 जो आपको वायुमंडल में मिलती है, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से बनता है। तो देखिए, धान की जो खेती है ना, दिस इज़ द सोर्स फॉर द मीथेन गैस, मतलब CH4 धान की खेती से मिलती है। ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, इनमें से कोई नहीं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, आपको मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की एक लिस्ट प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपका जो फिफ्थ पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। तो नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा है, ऑप्शन बी है। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको देखना। टोटल मैंने 5 जो है आपको बताया है ग्रीन हाउस गैस, तो आप 5 को लर्न कर लेंगे। अभी देखो, कह रहा है कि ओजोन परत में विशाल छिद्र देखा गया है, और ये कहाँ पर देखा गया है ओजोन परत में, ये अभी करंट की बात है। तो देखो, भूमध्य रेखा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका के ऊपर। तो ये आपका पर्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अंटार्कटिका है कहाँ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका कहाँ है, तो देखिए वर्ल्ड मैप मैंने यहाँ पे रखा है, और वर्ल्ड मैप में आपको पता है ये जो नीचे का पोर्शन है इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक है। एक बार जरा कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, आपको पता है ना, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जो अपना इंडिया है, वो एशिया महाद्वीप में है। तो ये हो गया एशिया महाद्वीप। ठीक है। ये हो गया यूरोप, और ये हो गया अफ्रीका। आपका ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे अंटार्कटिका है। ठीक है। तो अंटार्कटिका में यहाँ पे जो है आपका अभी ओजोन लेयर में एक होल देखा गया है, एक छिद्र देखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे। तो देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, और 2 चीज़ें हैं, एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक होता है
क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब कभी पूछेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है तो आप बताएंगे ओजोन परत से, और क्योटो प्रोटोकॉल तो वो भी ओजोन परत से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि विश्व वन दिवस कब मनाया था, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रखा है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो हमारे देश में जो मनाया जाता है वो जुलाई का फर्स्ट वीक होता है, या फिर 1 जुलाई आप बोल सकते हैं। मतलब या तो जुलाई का पूरा फर्स्ट वीक जो है, मतलब पहला सप्ताह जुलाई का जो है हमारे देश में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, या फिर 1 जुलाई अगर ऑप्शन में है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि पहली बार जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो फर्स्ट टाइम पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में, ठीक है। फिर कह रहा है कि निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है। तो देखो यहाँ पे इतनी सारी गैसेस दी गई हैं, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और देखो बात की जाए तो मेनली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मतलब कि ग्रीन हाउस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और इन सब ऑप्शन में से बस एक पहला ऑप्शन है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पे CO2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कि मतलब निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है, तो CO2 गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण का मतलब अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अगर देखो अम्लीय वर्षा की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो SO2 है ये अम्लीय वर्षा का कारण है। यहाँ पे डिटेल में देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये सारे के सारे जो गैस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए, ठीक है। आप इसे बिल्कुल नोट्स में लिख के याद कर लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी अभी हमने आपको ग्रीन हाउस गैस बताई थी 5, उस पांचों में से कौन सा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो देखो जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, N2O भी है, CH4 भी है। ये CO जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है मतलब कि CO इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे जो निचली परत उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, मतलब कि ट्रोपोस्फेयर। उसका जो ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं समतापमंडल, डैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आता है मध्यम मंडल जिसे हम बोलते हैं मेजोस्फेयर, ठीक है। फिर आता है बहिर्मंडल जिसे हम थर्मल स्फेयर या फिर आयनोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। इसी में आयनोस्फेयर स्टार्टिंग में होता है और एक्सोस्फेयर लास्ट में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं, तो क्षोभ मंडल बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में आपको दिया रहेगा क्षोभ मंडल की जगह जो है ट्रोपोस्फेयर, तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर सेशन था इसमें हमने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, और ये क्वेश्चंस आपके BEd के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। ये क्वेश्चन आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे UP टेट और CTET में तो कंफर्म ये हेल्प करेंगे, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है। अच्छा, सेशन कंप्लीट करने पहले मैं आपको बता दूँ कि इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो वीडियो है वो PDF है, वो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने इस लेक्चर का जो PDF है वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अब तक जितने भी लेक्चर आपके हुए हैं उसके पहले जो मतलब PDF है वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ही साथ समराइज करके और PDF दे दूँगा, जिसमें मोर देन 50 या 60 प्लस क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल स्टडी और पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर एवरीवन, बाय।